भारत माता की एक भी नहीं रहना चाहिए जिसका हाथ ना उठे। खास करके हमारी ये बहनें माताएं बैठी हैं, इनको भी सबको जोर से बोलना है, भारत माता की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मित्रों, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ये मुझे कोई यहाँ खतरा है कोई खतरा नहीं है? तो फिर ये सिक्योरिटी वाले यहाँ क्यों खड़े हो गए भाई? चलो जाओ उधर, पीछे हट जाओ, ये जो बीच में खड़े हैं ये पीछे हट जाओ। ये सब मेरे साथी, मेरे रक्षा कर भाई, इनसे ज्यादा कोई रक्षा नहीं कर सकता मेरी। आज मित्रों, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती का कार्यक्रम मनाने के लिए आए हैं। ये बात है कि जो प्रचलित है 14 अप्रैल को उनका जयंती का कार्यक्रम होता है, लेकिन 14 अप्रैल का दिन हमको पता है कि अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा में 2 स्थानों पर बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें मोदी जी ने आके स्वयं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की थी। एक हिसार में था, जहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा का अपना एयरपोर्ट, इसका उद्घाटन हुआ था। और दूसरा यमुनानगर में, जहाँ हमारे बिजली विभाग का एक ताप घर, एक प्रोजेक्ट 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट, इसका शिलान्यास किया गया। इसलिए इस कार्यक्रम को आगे कुछ दिन बाद उनमें विचार आया कि हमें भी एक दिन बाबा साहब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में प्रदेश के अपने कैबिनेट मंत्री, पहले राज्यसभा में सदस्य रहे, उससे पहले मंत्री रहे, अपने इसी लोकसभा क्षेत्र से आप विधायक हैं इस हरियाणा से, श्री कृष्ण परमार जी, और साथ ही इस विधानसभा के विधायक और कार्यक्रम के संयोजक श्री भगवान दास जी कबीरपंथी। हमारे बीच में हमारे स्पीकर साहब भी आए थे, मुझे जाते जाते मिले हैं, उन्होंने भी हमारा संबोधन किया था, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं आने पर। करनाल की हमारी मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, जो लगातार 30वीं बार करनाल के जो नगर निगम है उसकी मेहरबानी है। पार्टी के हमारे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर जी, उपस्थित सभी मंचासीन नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, उपस्थित पत्रकार सहायकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, काफी समय से आप बैठे हो, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम जैसा जानते हैं कि बाबा साहब का जो जन्म है 14 अप्रैल को 1891 में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। पूरी जीवनी हम सब जानते हैं उनकी, कैसे कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, इंग्लैंड में भी शिक्षा के लिए गए, उन्होंने वकालत पास की, देश में आकर के वकालत शुरू की। वकालत के समय उनको बहुत पीड़ाएं हुई, उनको एक प्रकार से तिरस्कृत किया गया कि अनुसूचित जाति से एक वकील बनकर के कैसे आ गया। उनके पास लोग केस लेके भी कम जाते थे कि तो अनुसूचित जाति का, और उनका तिरस्कार होता था। आखिरकार उन्होंने ये पेशा इसी कारण से छोड़ दिया और मन में विचार किया कि एक दिन मैं अपनी समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन लगाऊंगा, अपने विचार प्रकट करूंगा। बाद में वो प्राध्यापक हो गए एक कॉलेज के अंदर, लॉ कॉलेज। वहां भी जो पानी पीते थे वहां बैठ करके इकट्ठे अध्यापक प्राध्यापक, तो उनको पानी पिलाने के लिए अलग से जग आता था। ये उस समय की
स्थितियां बता रहा हूं कि इस प्रकार के समाज जीवन में कैसा एक कोड लगा हुआ था, अछूत का कोड। समाज एक है, परिवार हमारा एक है, देश हमारा एक है, लेकिन हम लंबे समय तक मुगलों के गुलाम रहे, बाद में अंग्रेजों के गुलाम रहे। उस काल में इन चीजों को सोचने के लिए किसी ने भी प्रयत्न ही नहीं किया और इस चीज को कैसे ठीक किया जाए कभी सोचा नहीं। बाबा साहब ने बीड़ा उठाया कि देश आजाद होगा, उसमें किसी भी प्रकार से इन बीमारियों से, इस कैंसर से हमको कैसे समाज को एक करना है, समानता का अधिकार कैसे लेकर के आना है। सौभाग्य की बात है कि जिस संविधान के नाते से आज देश में शासन करता है, सारे देश की शासनिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, कानून कैसा बनना चाहिए, कानून बनाते समय संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, जो पिछड़ा है, गरीब है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए ताकि समाज की मुख्य धारा में वो आ सके। इतनी बातें उन्होंने की। हम आज उनको याद करते हैं कि कितना बड़ा वो काम कर गए, लेकिन पिछले एक दशक से मन में बड़ा एक अफसोस भी आता है, एक घृणा भी आती है कि हमारे समाज की राजनीतिक व्यवस्था कैसी बन गई कि पिछले 10 साल में उनको राजनीति में अखाड़े में किस प्रकार से धकेला गया और कैसे उनके नाम पर राजनीति करने की होड़ लग गई। और बड़े शर्म की बात है कि होड़ भी उस पार्टी ने शुरू की जिन्होंने कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने में भी उन्होंने संकोच किया, कभी उनको आगे नहीं आने दिया, बल्कि यहाँ तक उनके इस आरक्षण के विषय पर उनका विरोध था। केवल उस समय नहीं, राजीव गांधी जब विपक्ष के नेता थे 1989, 88, 90 इसके आसपास की बात है, जब कांग्रेस का शासन नहीं था, उस समय पिछड़ों को एक प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की बात हुई। हम उस समय देखते हैं 1990 के अंदर एक मंडल कमीशन बना था और मंडल कमीशन ने जब ये कहा कि हाँ पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण मिलना चाहिए, राजीव गांधी उस समय कहते हैं कि आरक्षण से हमारे देश की व्यवस्था ये कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि योग्य व्यक्तियों को आगे आने में और बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए आप आरक्षण मत दो। ऐसे आरक्षण के प्रति कांग्रेस का रवैया था। और कभी संविधान की वो बातें उन्होंने जाकर नहीं की, डॉक्टर साहब का कभी नाम लिया नहीं, और डॉक्टर साहब को पीछे धकेलने में तो उनके चुनाव की बातें सबको पता है कि 1952 के चुनाव में कांग्रेस ने उनको चुनाव हराया। एक उस समय बाई इलेक्शन हुआ 1954 में, उसमें भी कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट के सामने खड़ा कर दिया, उनको हराया। ये तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने सारा जो विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके और उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया 1955। उनको राजनीति संविधान के निर्माता पुरोधा इतना बड़ा काम करने के बाद भी जिस संसद में कानून बनने हैं उस संसद का सदस्य बनाने के लिए, और कांग्रेस ने कभी उनको आगे नहीं आने दिया। ये तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, उन्होंने कहा कि नहीं, बाबा साहब व्यक्ति जैसे व्यक्ति ये सांसद जरूर बनने चाहिए, राज्यसभा में ही चाहे लेके आओ, पार्लियामेंट के लोकसभा में कभी जीत नहीं पाए। तो ये तो उनका व्यवहार है कांग्रेस का। आज भी कांग्रेस के लोग अपनी जेबों में संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं। संविधान और संविधान जिसके प्रति, बाबा साहब के प्रति श्रद्धा और आदर दिखाना चाहिए ये कि उनको आदर और सम्मान के साथ सारा समाज लेके, और हमारा एक इस प्रकार का वो ईश्वरीय स्वरूप बनना चाहिए। बाबा साहब के प्रति कोई भी कटाक्ष न किया जाए, इस बात को आगे लेके चलते तो समझ में आता है। लेकिन उसी संविधान को जेब में डाल करके और किस प्रकार से खिल्ली उड़ाई जाती है। संविधान हमारी गीता है, संविधान के ऊपर हम हाथ रख करके और चुने प्रतिनिधि सभी ओथ लेते हैं, शपथ करते हैं कि जो कहें करेंगे, ठीक करेंगे, सच करेंगे। जैसे कोर्ट में संविधान पर या गीता पर हाथ रख करके कसम खिलाई जाती है, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा,
ऐसे राजनीतिक व्यक्ति चुने हुए लोग आते हैं या जिनकी नियुक्तियां संवैधानिक पदों पर होती हैं, उन सबको संविधान की शपथ दिलाई जाए। और ये किस प्रकार का दुष्प्रचार किया, खास करके पिछले चुनाव में, कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है और ये 400 सीटें मांग रही है, 400 सीटें मांगेगी तो ये आएंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। हमारी कमी ये रह गई कि इस भाषा को बहुत देर से समझ पाए कि इतनी घिनौनी हरकत भी वो कर सकते हैं, थोड़ा देर से हम समझ पाए, सोच पाए, लेकिन उस समय तक देर हो गई थी। हमारे बहुत लोगों को लगा कि शायद 400 सीटें इसीलिए मांग रहे हैं। भाई, कोई बच्चा अगर कहे कि मैंने 100 में से अब 98 अंक लेने हैं, तो कोई प्रश्न करता है कि 535 हो जाएगा, 98 क्यों ले रहा है? अगर लगातार बढ़ रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य रख दिया, 400 सीटें जीतेंगे, तो क्या इसलिए जीत रहे हैं कि हम संविधान को खत्म करेंगे? संविधान में जहां तक संशोधन का विषय है, ये बाबा साहब ने ही कह दिया था कि संविधान में सब कुछ ठीक लिखा है, लेकिन समय के हिसाब से इसमें परिवर्तन करना हो तो किया जा सकता है। संविधान अपरिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनशील है। और आपकी जानकारी के लिए इस संशोधन में जो बदलाव हुए हैं, 77 बार कांग्रेस ने बदलाव किया है, संशोधन किया है 55 साल में, 77 टाइम्स। और उन्होंने नहीं, हमने भी किया है। हमारे यहाँ पिछले 11 साल और उससे पहले अटल जी के समय 5 साल, तो 16 साल में 22 बार संशोधन हमने भी किया। 100 बार से ज्यादा बार संशोधन हो चुके हैं। अच्छाई के लिए संशोधन, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। कांग्रेस ने संशोधन किया क्या? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1970 में 75 में एक निर्णय कर दिया कि इंदिरा गांधी चुनाव जो जीती है, इनका चुनाव अवैध किया जाए, क्योंकि इन्होंने जितने हथकंडे अपनाए चुनाव के अंदर वो वो गलत थे और उसके हिसाब से चुनाव रद्द किया जाता है। उन्होंने उठा करके इमरजेंसी लगा दी और संविधान में संशोधन कर दिया कि नहीं, इस बार ये जो 5 साल का हमारा समय है, इसको 6 साल करते हैं और उस कोर्ट के निर्णय को ना मार करके इंदिरा गांधी वाली प्रधानमंत्री बनी रहते हैं। ये पाप क्या करिए, क्या संविधान के खिलाफ? ऐसे ऐसे कितने निर्णय गिनाए जा सकते हैं जो अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए, किसी एक श्रेष्ठ कानून के नाते से जब वो शराब गुजारा भत्ता का किस्सा शबान होगा, मुस्लिम बहन का एक शबान हो, उसको गुजारा भत्ता देने का कोर्ट ने निर्णय कर दिया और उन्होंने उसको कहा कि नहीं, इस्लाम में शरीयत में गुजारा भत्ता की कोई व्यवस्था नहीं है और कानून के अंदर संविधान के अंदर महिलाओं के खिलाफ किस प्रकार का वो तर्क रखते थे, जहाँ के हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी मुस्लिम बहनें पीड़ित हैं, उनके ये 3 तलाक की व्यवस्था है, कभी भी कोई पुरुष किसी पुरुष मुस्लिम महिला कह सकता है 3 बार तलाक 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 और उसका छुटकारा हो जाता है। क्या महिलाओं के प्रति अन्याय नहीं था? क्या था कि नहीं? ये न्याय था कि नहीं? और इसको मोदी जी ने खत्म किया। एक तरफ तो वो मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोचते हैं कि इनको गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा, और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं कि नहीं, मुस्लिम महिलाओं को भी सब महिलाओं के नाते जो अधिकार है, बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकार के लिए एक बार हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक संशोधन करने के लिए प्रस्ताव रखा था, और 1955 में रखा था। 1955 में जो राज्यसभा के सदस्य थे, पार्लियामेंट ने कांग्रेस का बहुमत था, उन्होंने इस एक्ट को पास नहीं किया, और जब उन्होंने एक्ट को पास नहीं किया, बाबा साहब ने तुरंत वहां से राज्यसभा से रिजाइन कर दिया था। बाबा साहब ने कहा महिलाओं को अधिकार पूरे मिलने चाहिए। तो कहां ये मुकाबला करते हैं बाबा साहब की सोच का? आज वक्फ बोर्ड का एक जो संशोधन किए गए, उसमें क्या कहते हैं, संविधान को और खत्म कर दिया, संविधान के अनुरूप नहीं किया। अरे भाई, बाबा साहब को पूरा पता है कि मुस्लिम समाज इस देश के हित में कहां है, अहित में कहां है। देश के विभाजन का उन्होंने विरोध किया था, उसमें देश के विभाजन के हक में नहीं थे, लेकिन मुस्लिम लीग उन्होंने देश के विभाजन का रास्ता बना लिया। आज
हम दावे से कह सकते हैं कि कहीं संविधान में वक्त का अधिकार नहीं है। वक्त को अगर संशोधित किया गया है तो जो अधिकार एक महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए मुस्लिम समाज में होने चाहिए, अनुसूचित जाति की जो जमीनें वक्त के नाते कभी भी दे दी जाती थी, अब संशोधन के हिसाब से अब वो जमीनें को ले नहीं सके। मित्रों, ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान इस विषय पर जो चर्चा है सारे देश में हो रही है। पार्लियामेंट में पहला ये कानून है कि 13 घंटे लगातार लोकसभा में, 13 घंटे 5 मिनट राज्यसभा में, वही आज तक के स्वतंत्र भारत के इतिहास में नहीं है जिसके ऊपर 26 घंटे 5 मिनट की चर्चा हुई। ये पहला एक अधिकार है। खूब सोच समझ के सबको मौका दिया, सबने बोला, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और उसकी भी 50 से ज्यादा मीटिंग हुई। इससे बड़ा लोकतांत्रिक तरीका नहीं हो सकता। मुझे तो विषय बहुत है क्योंकि आपको सब लोग काफी देर से बैठे हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ जैसे पूर्व में बताया गया कि पिछड़ा समाज, गरीब समाज, अनुसूचित जाति का समाज, पिछड़े वर्ग का समाज, इसके समर्थन में हरियाणा सरकार में हमने भी पिछले 10 साल में बहुत काम किए। चाहे वो रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात है, वो हमने किया, बीच में कोर्ट में लटक गया था, लेकिन आज ही मुझे बताया गया है कि कोर्ट ने उसने क्लियर कर दिया कि बिल्कुल ये प्रमोशन में रिजर्वेशन एकदम सही कदम है हरियाणा का, इसके अंदर मिलेगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के समाज के लिए जो मेरिट है, जो कट ऑफ मेरिट है, उसमें 5% का लाभ ये अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ा वर्ग समाज के लिए, कुछ ऐसा कमजोर वर्ग है उनके लिए 5% का जो ये लाभ दिया गया है, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया। गरीब लोगों के बच्चे, पहले उनका सामर्थ्य नहीं होता था परिवार के लोगों का कि नौकरी लगवाने के लिए कोई पैसा कर सके, कोई सिफारिश कर सके, लेकिन हमने बिना पर्ची, बिना खर्चे नौकरी दी है। इसका सबसे ज्यादा लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को हुआ, पिछड़ा वर्ग को हुआ, गरीब लोगों को हुआ, जिनके बच्चों को कोई पूछता नहीं। आज मैं गाँव घूमता हूँ, लोकसभा में घूमा हूँ, कोई गाँव ऐसा नहीं है क्या 20, 30, 50, 60, 100 लोग नौकरी पे। पहले सरकारें एक नौकरी लगा करके और हमेशा जताती रहती थी कि तुम्हारे गांव में एक नौकरी लग गई, अब 5 साल घूमना मत। हमने कभी किसी गांव को कहा कि आपकी एक नौकरी लग गई, और कहते हमको ना नौकरी देने वाले, जो बच्चा काबिल है, योग्य है, टैलेंट है, उसके अंदर मेरिट है, बच्चा को लेके जाएगा, हम देंगे नहीं किसी गरीब बच्चे नहीं। हमने गरीब परिवार को लाभ, घर बैठे लाभ, परिवार पहचान बनाया हमने, ताकि हर परिवार की वस्तु स्थिति हमको पता हो। उनको गरीब का राशन कार्ड जो 7 साल 2 साल बनता नहीं था, घर बैठे राशन कार्ड बने। उनके बुजुर्ग जो पेंशन के लिए दर-दर भटकते थे, हमने उनके सबके घर बैठे पेंशन बनाने की व्यवस्था की। आज हरियाणा इस मामले में देश भर में अपना स्थान पाए हुए है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि परिवार पहचान पत्र आपको लागू करना हरियाणा का, तो समाज सुखी हो जाएगा। आपने नौकरियां अगर बिना मेरिट पर बिना पर्ची खर्ची के, तो हरियाणा से सीखो। और हरियाणा अन्य देशों, अन्य प्रदेशों से आर्थिक दृष्टि से बहुत आगे है। बहुत दूर में जाओ, पंजाब हरियाणा एक ही समय 2 अलग प्रांत बने। हम पंजाब को हमेशा बड़ा भाई कहते हैं, वो हमको छोटा भाई कहते हैं, लेकिन आज मुझे खुशी भी है, संतोष भी है कि आज छोटा भाई बड़े भाई से आगे निकल गया, हमसे कई गुना आगे निकल गया। और हम तो उनको भी कहते हैं कि हमारे छोटे भाइयों का फर्ज बढ़ता है कि जो सुधार हमने किए हैं, हमको एक बार पंजाब में आने दो, वो सारे सुधार वहां भी करने को पंजाब का मिले आने। इतना आपकी अच्छाइयों को वहां पर जाकर खरीद सकते। और मुझे लगता है कि पंजाब के लोग खूब मिलते हैं। बहुत जल्दी पंजाब में स्थितियां आने वाली हैं कि उसमें चाहे पूर्ण रूप से, चाहे किसी भी रूप में वहां की शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी करके वो सारे सुधार तो हरियाणा में किए, पंजाब में जाके करेंगे, तो बहुत कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहता हूं कि जो बातें बाबा साहब अम्बेडकर की विशेषता है,
हमने आज सुनी है, देखी। बाबा साहब बहुत महान व्यक्तित्व के नाते से 2-4 बातें और बताता हूँ। बाबा साहब, उनके पास 32 डिग्रियां थी। बाबा साहब 9 भाषाओं का ज्ञान रखते थे। सबसे ज्यादा गीत और किताबें ये बाबा साहब पर लिखी गई, आज तक किसी महापुरुष को लिखी गई है। तो भारत के झंडे में ये अशोक चक्र जो है, ये अशोक चक्र की कल्पना ये बाबा साहब ने सबसे पहले रखी जब ये अशोक चक्र आया। बाकी लोग तो रंगों में उलझे रहे, कौन सा रंग हो, कौन सा नहीं हो, कौन सा रंग किसके लिए, कौन सा किसके लिए। बाबा साहब ने कहा कि एक शांति का प्रतीक ये चक्र, ये इसका तो जरूर लगाओ ताकि आप देखता रहे। इसी प्रकार मित्रों, महिलाओं के बारे में उन्होंने बताया, उनके समान अधिकार, खास करके संपत्ति में अधिकार, ये उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया जो कांग्रेस ने उसमें पास नहीं होने दिया। तो ऐसी बहुत विशेषताएं हैं, चाहे बाबा साहब की हैं, चाहे संविधान की हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी जी की हैं, चाहे हरियाणा की विशेषताएं हैं। अनुसूचित जाति, गरीब जाति समाज, हमने बहुत कुछ किया है, उसकी जानकारियां पहले वक्ताओं ने दी हैं। आज भी हम चाहते हैं कि ये समाज स्वाभिमान से आगे बढ़े। हाँ, एक अपेक्षा हमारी भी है, स्वाभिमान से बढ़ते हुए अपने आप को अलग थलग न माने। हम मुख्य समाज के साथ भागीदारी करके चलेंगे, कंधे से कंधा मिला करके हम हरियाणवी नाते से होकर के अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। अपने लिए सब मानते हैं, मांगे, लेकिन साथ साथ हमारा देश प्रदेश आगे बढ़े, मिल करके हम कंधे से कंधा मिला करके, जहाँ देश की बात आएगी हम देशवासी पहले हैं, जहाँ प्रदेश की बात आएगी हम प्रदेशवासी पहले हैं। हम जातिवादी या हम अपने परिवारवादी या व्यक्तिवादी बाद में। अगर सबका भला है तो हमारा भला जरूर होगा, और सब चिंता करेंगे कि जो पीछे रह गया उसको आगे बढ़ाना। ये अंत्योदय का जो हमें मूल मंत्र दिया है, ये अंत्योदय का मूल मंत्र ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने को दिया है। इस मूल मंत्र पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस देश की, प्रदेश की संपन्नता और परिणाम स्वरूप हमारे समाज की संपन्नता, हमारे परिवार की, हमारे व्यक्तिगत संपन्नता सब आगे बढ़ेगी। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत